सिलेबस और आंसर राइटिंग के बारे में आपने जानकारी ली है, इसके अंदर हम और चार चांद कैसे लगा सकते हैं? क्या हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? आपको मेंस तैयार करने से पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छे से समझना होगा। पर आपको कैसे पता हो कि ये 10 टॉपिक जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए या अगले साल के लिए? आप अगर इस पे एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको जंगल का राजा बनना है, 100 गीदड़ मारने की बजाय एक शेर मारना होगा। नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस महत्वपूर्ण मंच पे। हिंदी माध्यम में कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू की जाए, इसको लेकर के हमने पिछले एक वीडियो में बात की। उसके बाद में मंजू मैम ने आपको सिलेबस कैसे डिकोड करना है वह भी सिखाया। मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे करना है यह आपने सलीम सर से सीखा। आज मैं आपके समक्ष यह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस अगले 15-20 मिनट के वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो सिलेबस और आंसर राइटिंग के बारे में आपने जानकारी ली है, इसके अंदर हम और चार चांद कैसे लगा सकते हैं। क्या यह संभव है कि हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 हो, चाहे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर हो, इन 6 पेपर्स में मिला करके संभवतः ऐसे का कि जो पेपर हो सकता है उसे भी मिला करके क्या हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? किस प्रकार हम यूपीएससी के एग्जामिनेशन के अंतर्गत, जहां पे सुबह में एक पेपर होगा, दोपहर में एक पेपर होने वाला है और 3 दिनों के अंतर्गत आपकी जो फेट है, डेस्टिनी है, किस्मत है, वो सीज करने वाले, मतलब आपके कलम और आपके मस्तिष्क का कहीं न कहीं रुतबा जो है, करामत जो है, वहां पे आपको दिखानी होगी। वो कैसे संभव हो सकता है? जब आपने अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है और आपको यह भी पता है कि भविष्य में क्या पूछा जा सकता है। उस ट्रैजेक्टरी को, उस ट्रेंड को, उस सीक्रेट को समझने की चेष्टा हम करते हैं कि यूपीएससी के पीवाईक्यू मेंस को एनालाइज कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार उन्हें हम मुख्य परीक्षा के लिए स्मार्टली यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी मेंस, हम लोग कहते हैं एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबव द रूफ ऑफ सन, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट अगर स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाए तो शायद आपको पहले से ही पता होगा कि पिछले 10 वर्षों में क्या पूछा गया है, तो अगले 1-2 वर्षों में क्या क्या पूछा जा सकता है। जहां पे करंट की बात की जाए, स्टैटिक की बात की जाए, बोथ वेज में हम यहां मेंस के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे और उन्हें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को अगर हमें ब्लूप्रिंट के फॉर्मेट में देखना है, सिलेबस को देखना है कि वाकई धरातल पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो हमें गत वर्ष के प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो उठा करके देखने ही होंगे। वह अवश्यंभावी है, नॉन निगोशिएबल है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब यह अनअवॉइडेबल है। आपको मेंस तैयार करने से पहले सिलेबस और पीवाईक्यूज को अच्छे से समझना होगा। सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, गत वर्ष क्या पूछा गया है, इस थीम को अच्छे से डिटेक्ट करना होगा। तो अभी ही मैं ये कह दे रहा हूं आपको, आप जाएंगे यूपीएससी या फिर गूगल पे चले जाइए, गूगल पे लिखिए यूपीएससी मेंस के कोई भी वर्ष के प्रश्न पत्र उठाइए, 2020, 21, 22, पिछले 5 या 10 वर्ष के प्रश्न पत्र, और सीधा पहला लिंक जो आएगा वो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आपके समक्ष होगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा दोस्तों, तो आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से जो है यह वेबसाइट ओपन होगी यूपीएससी की, और सीधा उस ईयर के पर्टिकुलर ईयर, जैसे हमने 2023 के पेपर्स को यहाँ पे एनालाइज करके कंपेयर करने की कोशिश की है, तो सीधा वहां जाएंगे, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 आप यहां सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। और वह जो पेपर डाउनलोड होगा वो कुछ इस प्रकार आप अपने फोन में रख पाएंगे। चाहे तो प्रिंट कीजिए, मैं तो कहता हूं प्रिंट नहीं करना है, एनालिसिस करना है, ऑन पेपर करना है, खुद का दिल और दिमाग जो है कहीं ना कहीं अपनी मेंटल फैकल्टीज को इसमें इन्वॉल्व करना है और इन्वोक भी करना है। हार्डवर्क और हार्डवर्क दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो दोस्तों, हम एक प्रश्न पत्र आपके समक्ष लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं हर साल के 4 जीएस पेपर, पिछले 10 साल के 40 पेपर तो इस वीडियो में मैं आपको दे नहीं सकता। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ थीम के माध्यम से आपके दिमाग के अंतर्गत ये चीज बहुत ही अच्छे से बिठा दी जाए कि अगर आपने पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न पत्र अच्छे से कर लिए हैं तो प्री ही नहीं, मेंस के अंदर भी पीवाईक्यूज का जलवा है दोस्तों। पीवाईक्यूज की थीम के ऊपर सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में कई सारी चीजें, जैसे हमारे पास में क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं,
कई बार जो बड़े बड़े थिंकर्स है, गांधी और टैगोर है ना, तो इनके राष्ट्रवाद, इनके नेशनलिज्म का क्या दृष्टिकोण है, इसके ऊपर प्रश्न बने। संसाधनों के ऊपर ज्योग्राफी में प्रश्न बने हैं ना, कि वैश्विक संकट में जल संसाधन भी एक है, और ताजा जल का जो है आपके पास में ग्लोबल क्राइसिस भविष्य में देखा जाएगा। अब मॉनसून जैसी चीजें हैं आपके पास में, प्राकृतिक वनस्पति जैसी चीजें हैं, वर्षा वनों और अभ्यारण्यों का महत्व है, गरीबी और शहरीकरण की बातचीत की जा रही है ना, कास्ट जाति पहचान की बातचीत की जा रही है, संसद की संप्रभुता की बातचीत की जा रही है, भारत और ब्रिटेन की तुलना की जा रही है संवैधानिक तौर पे, या फिर शहरी स्थानीय निकाय या लोकल बॉडीज के सशक्तिकरण की यहां पे बातचीत की जा रही है। इन ऑल दीज पॉसिबल डायमेंशंस, इन सभी संभवतः जितने भी ये डायमेंशंस दोस्तों आप लोगों के समक्ष यहां देखने को मिल रहे हैं, इन सभी डायमेंशंस को हम यहां कवर करने की एक समग्र चेष्टा आपके सामने करेंगे। जैसे कि ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता की बात करेंगे, भारतीय प्रवासी समुदाय के आर्थिक और राजनीतिक लाभ की बात करेंगे। अब ये ऐसे टॉपिक है, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हर हफ्ते में जो है आपके पास में इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर एक एक दो आर्टिकल छापता है। पर आपको कैसे पता हो कि ये 10 टॉपिक जो है मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए, अगले साल के लिए? आपको एक ट्रेंड को डिकोड करना होगा। उस ट्रेंड को डिकोड करने के लिए मैं आपको लेके जाता हूं 2023 के इन प्रश्नों की तरफ, और फिर हम देखते हैं कि अगर मैंने इस प्रश्न को पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया होता, तो 2024 या 25 के प्रश्नों के अंतर्गत क्या सिमिलैरिटी मेरे को देखने को मिल सकती है। 2023 सपोज मैं ये कह रहा हूं, हम लोग अभी सभी लोग कहां हैं? 2022 में। कहां हैं? 2022 में हैं हम लोग, और हम लोग इस बार 2023 का मेंस लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं। हालांकि अभी हम लोग 2025 का मुख्य परीक्षा लिखेंगे। पर अगर मैं स्टूडेंट होता और मुझे ये 2023 का मेंस अगले 100 दिनों में 3 महीने में लिखना होता, तो मैं उस वक्त क्या करता कि 2022 और इससे पहले 5-7 सालों के जितने भी पर्टिकुलरली आपके पीवाईक्यूज हैं उन पेपर्स को डाउनलोड करता और एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करता, और उसमें क्या ट्रेंड है, क्या इंटरलिंकेज है, क्या रिपीटेशन है, वो समझने की कोशिश करता। रिपीटेशंस की तो सर दोस्तों आप बात यहां पे सुनेंगे कि कई बार तो प्रश्न जो है पिछले ईयर जो पूछा गया वही यहां पे पूछा गया। पिछले ईयर GS1 में कुछ पूछ लिया, पिछले साल GS2 में उसको बदल के पूछ लिया, GS3 में उसको बदल के पूछ लिया। तो आपको यहां पे ट्रेंड में इंटरलिंकेजेस देखने को मिलेगी। यानी अगर आपने यह 20-20 प्रश्न जो है आपको क्या सॉल्व करने हैं, आपको ये प्रश्न लगाने हैं? नो, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे, क्योंकि अथाह समुद्र है, 4 GS के पेपर है, ऑलमोस्ट 13 सब्जेक्ट्स है आपके पास में, और इन सब्जेक्ट्स के अंदर की टॉपिक्स, सब टॉपिक्स सब मिला करके एक अच्छी खासी जो है जदोजहद आपके समक्ष रहने वाली। तो इस पर्टिकुलर कंडीशंस में हमें क्या फायदा है पीवाईक्यू से, कि पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं कि जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है तो आप इस क्वेश्चन को जो है रटने बैठ जाओ, इसका आंसर रटने बैठ जाओ। नो, इससे थीम डिटेक्ट करना है, इससे पता करना है कि यह कौन से विषय, कौन से टॉपिक, सब टॉपिक से है ना, इससे पहले भी इसी टॉपिक या सब टॉपिक पे किस प्रकार के प्रश्न आए। तो इस थीम को आइडेंटिफाई करना, इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, और उन चीजों पे अपना साथ ज्यादा फोकस रखना, उन चीजों पे अपना 80% फोकस रखना जिसपे यूपीएससी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट इंपॉर्टेंस महत्व देती है। तो आइए, पहला यहां पे जो ट्रेंड हम लोगों ने ढूंढ निकाला वो है थिंकर्स के बारे में। एग्जाम्पल है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद में गांधी और टैगोर के राष्ट्रवाद की बात की, उनके शिक्षा के दृष्टिकोण की बात की। वर्ष 2023 में ये प्रश्न आता है, गांधी और टैगोर के शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति दृष्टिकोण में अंतर क्या था, मतलब दोनों को कंपेयर करना था आपके पास में। 10 अंकों का प्रश्न था आपके पास में, 150 वर्ड्स के अंतर्गत ये समझाना था। ये 2023 की बात है। अगर मैं 2023 में मेंस देने से पहले 2015, 16, 15 और 18 के इन प्रश्न पत्रों को उठा करके देख लेता, है ना, तो यहां मुझे क्या देखने को मिलता? गांधी अंबेडकर दृष्टिकोण क्या क्या है दलितों के लिए। तो यहां पे थिंकर्स की पॉलिसीज क्या है, थिंकर्स की सोच क्या है, नेशनलिज्म को लेके, एजुकेशन को लेकर के, कास्ट को लेके, सोसाइटी को लेकर के, है ना, उनके साझा लक्ष्य क्या, मतलब किन चीजों के अंतर्गत दोनों कॉमन है, दोनों सेम है, और किन चीजों में दोनों अलग है वो बताते हैं, है ना, उसको क्लियर करना था। फिर बोस और गांधी का स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या दृष्टिकोण है, तो यहां पे अंतर। तो एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चंस पढ़ते ही, पिछले 5 साल के क्वेश्चन में पढ़ूंगा 10 साल के, तो मुझे पता चलेगा यार एक क्वेश्चन तो हर वर्ष ऐसा पूछा जा रहा है कहीं न कहीं, जहां पे जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं और छोटे मोटे लल्लू पंजू नाम नहीं है, नॉट टॉम डिक एंड हैरी, दे आर एलिफेंट इन द रूम्स, ऐसे नाम हैं जो शायद हमारी किताबों के अंतर्गत
कोई मतलब हमारे राष्ट्रीय जीवन में, हमारी नेशनल लाइफ, हमारी पब्लिक लाइफ में सभी ने जानते हैं, है ना। गांधी के विचारों के महत्व पर प्रकाश डालिए। सोचिए, अगर आपने गांधी के विचारों को 2018 में जो प्रश्न आया था, अगर इसी को ही अगर आपने अच्छा से लगा लिया होता, या इसको आपने अटेम्प्ट किया होता, या अपनी एनसीईआरटी पढ़ते वक्त, या फिर अपने सोसाइटी के टॉपिक्स पढ़ते वक्त, या फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ते वक्त अगर आपने इस पर थोड़ा ध्यान दिया होता, तो अच्छे से आराम से जो है आपके पास में 10 मार्कर क्वेश्चन डेवलप हो जाता। यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो भारत की स्वतंत्रता उपलब्धि कितनी भिन्न होती। तो आप देखेंगे कि गांधी की थॉट, उनका कंपेयर कंट्रास्ट दूसरे व्यक्तित्व के साथ में, ये एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है। मतलब अगर आप सही स्टूडेंट हैं, मेहनती स्टूडेंट है, और सबसे बड़ी चीज समझदार स्टूडेंट है, मेहनती तो होना जरूरी है, मेहनत के अलावा, हार्डवर्क के अलावा स्मार्ट वर्क भी होना जरूरी, कि आप थीम डिटेक्ट कर पा रहे हैं क्या, कि सर गांधी हर वर्ष मेरे लिए 10, 15, 20 मार्क का क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, उनका अन्य व्यक्तित्व के साथ में, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ में, उनका हमारी जो इंडिपेंडेंस जर्नी है उसके अंतर्गत जो है महत्व पूछा जा रहा है। तो अगर आप ही स्टूडेंट्स अभी उठा करके देखिएगा, जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट, कि अगर मैं गांधी, टैगोर, अंबेडकर, ठीक है ना, बस ये 3-4 व्यक्तित्व हैं, इनके सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ में क्या उपलब्धियां हैं, अकादमिक उपलब्धियों के अलावा इनके आंदोलनों के बारे में जानकारी लीजिए, इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके शिक्षा के बारे में, है ना, हो, या फिर आपके पास में क्या रणनीतियां, क्या दृष्टिकोण रही हैं दलितों को लेकर के हो, आपके पास में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के हो, विचार हो, इस पे टॉपिक पे नोट्स बना लीजिए। और गेस व्हाट, यही चीज ही तो आपको 150 वर्ड्स में लिखनी है, वहां पे 10-15 लाइन में लिख के आनी। मतलब अगर आप में दिमाग है तो आप खाली 1 साल के प्रश्न पत्र में खोइए मत। आप ये देखिए कि यार हर साल जब एक एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाने बैठ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में गांधी और गांधी को रेफरेंस बिंदु रखते हुए अन्य थिंकर्स, अन्य विचारकों के साथ में, जो भी हमारे कई बड़े बड़े व्यक्तित्व है, उनकी जीवनी, उनकी उपलब्धियों के साथ में कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा है कि क्या इनमें साझा है और क्या इनमें अंतर है। समझ में आई? तो पहली स्लाइड से ही हमें ये चीज पता चल गया है कि सर पीवाईक्यूज को अगर मैं अच्छे से लगा लेता हूं, है ना, जैसे 2023 का प्रश्न ये अपियर होने से पहले अगर मैंने ये 4 पीवाईक्यूज अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए होते, इन पे होमवर्क मेरा कर लिया होता, देन देयर ओनली आई वुड हैव गॉट दिस 150 वर्ड का आंसर। मेरे 10 मार्कर तो मेरी जेब में थे। मतलब पीवाईक्यू लगाना एक हेल्दी हैबिट्स है, कहीं कहीं आगामी परीक्षा के अंतर्गत जो एक सीक्रेट वेपन जिसको मैं कह सकता हूं कि किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उनकी जानकारी हमें पहले से ही मिल जाती है अगर हम पीवाईक्यूज पे अच्छे से काम करके जाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, जैसे कि यहां पे जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। क्या 2021 में एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व ताजे जल संसाधनों की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता और एक्सेसिबिलिटी, पहुंच के संकट का सामना क्यों कर रहा है। मतलब जल संसाधन से रिलेटेड यहां पे बातचीत की जा रही है। तो मित्रों, जल संसाधन से रिलेटेड इन्होंने बात की। इससे पहले 2018, 2019, 2015, 2016 के अगर मैं इन प्रश्न पत्रों को लगा के जाता तो मेरे को सीधे सीधे हर वर्ष लगातार प्रश्न मिल रहे हैं। भूजल संसाधन आदर्श समाधान क्या है, जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली क्या है, शहरी क्षेत्रों में कैसे भूजल संसाधन को मैं प्रभावी रूप से जो है मैनेज कर पाऊंगा, वाटर टेंशन जल तनाव क्या होता है, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग क्यों और कैसे ये भिन्न होता है, ताजे जल संसाधनों के अंदर भारत कैसे समृद्ध है, जल संकट से भारत क्यों जूझ रहा है, आलोचनात्मक मतलब क्रिटिकल एनालिसिस जो है वह आपको देनी है, सूखा कहां पड़ रहा है अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, जल संरक्षण के लिए माइक्रो वाटर शेड जो मैनेजमेंट है ना, उसकी बात की 2016 में, लैंड और वाटर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट की बात की कि यह कैसे मानव दुख को काफी हद तक कम कर देगा अगर हम भूमि संसाधन और जल संसाधनों को अच्छे से प्रबंधित कर पाएंगे। मतलब आप देखिएगा कि इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए अगर आप इन क्वेश्चंस को ही उठा करके इनका ब्रीफ एनालिसिस भी सामने रख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो अगेन द थीम इज वाटर रिसोर्स एंड द रिसोर्स, संसाधन, जल संसाधन और जल क्राइसिस की यहां पे संकट की बातचीत की जा रही है। पर इस प्रश्न को प्रिडिक्ट कर पाना कितना आसान था कि अगर आप 2015-16 से लेकर के, है ना, पिछले 5 साल के 2021 में ये प्रश्न आया, 2016 से अगर प्रश्न उठा लिए होते आपने, 16, 17, 18, 19 और 20, है ना, 5 साल के प्रश्न पत्र उठा लिए होते तो भी आप ये क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि ओके 5 साल के क्वेश्चन पे काम किया, यहां पे ये एक क्वेश्चन, ये 10 मार्कर आपकी पॉकेट में।
क्या आप समझ पा रहे हैं जो महत्व है इस क्लास का? मैं क्या समझाने की चेष्टा कर रहा हूं आपको कि इस प्रकृति के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वैया क्यों कहा जाता है? दिशात्मक मौसमी पवन प्रणाली ने इस क्षेत्र की सांस्कृतिक भावना को कैसे जो है प्रभावित किया है? तो अब यहां पे सोशियो और इकोनॉमिक, मतलब है ज्योग्राफी का टॉपिक है ज्योग्राफी का टॉपिक, पर इसका सोसाइटी और इकोनॉमिक, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव हमें यहां पूछे जा रहे हैं। मतलब अगले ही प्रश्न में आप देखेंगे, जैसे ये प्रश्न जो है आपके पास में 2021 का है, इससे पहले देखेंगे क्या आप सहमत है कि मॉनसून का व्यवहार मानवीकरण से बदल रहा है? मानवीकरण मतलब हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, हमारे क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड जो एक्टिविटी, उसके कारण, क्लाइमेट चेंज जो मानवीय गतिविधियां उनके कारण मॉनसून बदल रहा है क्या? उसका व्यवहार बदल रहा है क्या? चर्चा कीजिए। जलवायु की कौन सी विशेषताएं हैं जो दुनिया में 50% से ज्यादा जनसंख्या को मॉनसून एशिया में भोजन प्रदान करने में सफल बनाती है? मतलब दुनिया की 50% से ज्यादा आबादी का एशिया में रहती है, और एशिया में डोमिनेटली चाहे चीन हो चाहे भारत हो, यह किस प्रकार का क्लाइमेट है? मॉनसूनल क्लाइमेट है। तो मॉनसून की विशेषताओं के ऊपर बात करनी थी, और उसके ऊपर बात करनी थी कि कैसे ये दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को भोजन अवेलेबल कराता है। भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और ये कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था भी मेजरली किस पे डिपेंडेंट कर रही है, किस पे जिम्मेदार है आपके पास में? आज की तारीख में यह डिपेंडेंट है, निर्भर करती है वर्षा पे, जो कि कहीं कहीं मानसून पे निर्भर करता है। मतलब मॉनसून जैसे प्रश्न, उसके ज्योग्राफिकल, उसके व्यावहारिक, उसके सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, यह प्रश्न लगातार हमें पता है कि बन रहे हैं। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन करते वक्त या सोसाइटी के क्वेश्चन या फिर रिसोर्स के क्वेश्चन करते वक्त हमें मॉनसून का इंपॉर्टेंस, उसकी विशेषताओं पे तो ध्यान आना ही चाहिए। तो सीधा सीधा पूछ लिया है। अब यही इसकी विशेषताएं नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूं आपके पास में, क्या ये इसकी विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को इन दो से आंसर किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को इन दो से आंसर किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को इन दो से आंसर किया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन इंटर रिलेटेड हैं, अंतर संबंधित है। आप पिछले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगले 1-2 क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व होने वाले। मतलब जो पीवाईक्यूज के 20 क्वेश्चन हैं वह काफी महत्व के। आगे इस एनालिसिस और स्मार्ट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस को ले जाने से पहले मैं आपको प्रतिज्ञा दिवस ऑफर के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर दोस्तों मात्र 1 दिन इसका अंतिम शेष रहा है। इसके अंतर्गत आप हमारे फाउंडेशन कोर्सेज और वैकल्पिक विषय के कोर्सेज के ऊपर हैवी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी में प्रहार हो, है ना, 2027 के लिए अगर लक्ष्य है तो संकल्प बैच है हिंदी और इंग्लिश में। इस पे आप एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे एडमिशन ले पाएंगे, और इंक्वायरी के लिए हमने नंबर भी दिया है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं, काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वैकल्पिक विषय भी जो है हमारे पास में, ये 5 हिंदी में, और यहाँ पे आपके पास में लगभग 8-7 विषय जो हैं वह इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, राइट। अगेन ये CTR बेस्ड क्लासेस होगी। यह क्लासेस आपको क्लासरूम टेस्ट और रिवीजन तीनों के अंदर ही पारंगत बनाएगी, ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और आउटकम दोनों ही बेहतर हो। आगे बढ़ने से पहले आपको सृजन के बारे में जानकारी दूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं और मेंस के लिए आपको उत्तर लेखन के लिए मार्गदर्शन चाहिए, तो दोस्तों आप लोग पधारिए हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के 2025 के मेंस के सृजन प्रोग्राम में। एक नॉमिनल प्राइस पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको भी आपके लिए लगभग ऑलमोस्ट फ्री ही है दोस्तों। अगर प्री और मेंस में, जैसे आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की आंसर राइटिंग सब चाहिए, तो यहाँ पे प्री और मेंस के लिए एक 8,999 प्राइस है। खाली मेंस का चाहिए तो 3,999 प्राइस है। अगेन हम इसे क्यों पिच कर रहे हैं? बिकॉज लास्ट ईयर 192 सिलेक्शन डायरेक्टली इसी सृजन कार्यक्रम से, सृजन उत्तर लेखन से हुए हैं। हम जो कह रहे हैं उसके पीछे सब्सटेंशिएशन है, उसके पीछे रियलिटी है, उसके पीछे स्टूडेंट्स की टेस्टिमनीज भी हैं। अगेन आई टेल यू दैट हमारा व्यक्तित्व जो है हमारी लेखनी और हमारे विचारों से तय करते हैं। तो एग्जाम में कोई किताबें या कोई PDF नहीं जानी है, एग्जाम में कोई टीचर भी साथ नहीं जाना है। इनफैक्ट हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ये कलम और ये मस्तिष्क जाएगा। आइए हम इन दोनों को ही निरंतर बेहतर करने की उत्तरोत्तर प्रयास करें, और विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। अगर आप हमारे साथ में सृजन में आ रहे हैं, चाहे हमारे फाउंडेशन या वैकल्पिक विषय के बैचेस में आ रहे हैं, वी विल मेक श्योर कि PW ओनली IAS एज अ टीम विद फैकल्टीज, मेंटोर्स एंड बैकएंड सपोर्ट हम आपके साथ हैं। मानसिक एकता, आपके लक्ष्य, एक मंतव्य और गंतव्य से हमेशा बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पे हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं मेंस के दृष्टिकोण से, कि प्राकृतिक वनस्पति के ऊपर भी अगर टॉपिक देखा जाए तो 2023 में यहां पे प्रश्न आया है, नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए क्या क्या कारक उत्तरदायी हैं?
और भारत के वर्षा वनों के अंदर वन्यजीव अभयारण्यों का महत्व का मूल्यांकन करना है। आप देखेंगे इससे पहले 2020 में ऐसे ही प्रश्न आया कि हमारे वन संसाधनों की स्थिति क्या है और जलवायु परिवर्तन के परिणामी प्रभावों की जांच कीजिए। मतलब लगातार इस प्रकार के थीम डिटेक्शन से ही, प्राकृतिक वनस्पति कह दूं, वन संसाधन कह दूं, ये एक ही बात है। आप अगर इस पे एक क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। शहरीकरण पे प्रश्न 2023 के अंतर्गत, शहरीकरण पे प्रश्न 2013 के अंतर्गत, अगेन आईटी हब, रोजगार से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं, अगेन यह भी कहीं न कहीं शहरीकरण से रिलेटेड है ना। अगेन भारत का प्रमुख शहरों में आईटी उद्योग के विकास से उत्पन्न सोशियो इकोनॉमिक प्रभाव के, अगेन शहरीकरण के ही सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात कर रहा है। मतलब एक क्वेश्चन को हम प्रिडिक्ट कर सकते थे अगर हमने पिछले 3 वर्ष के प्रश्न पत्र 2013, 17 के और 21 के लगाए होते तो। चीजें बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैं। कौन कहता है यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन? नहीं, यह मैं तो कहता हूं इसको पीपीएससी करना चाहिए। ये प्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। अगर तुम्हारे अंदर स्मार्ट वर्क करने की क्षमता है, तुम इस 20 में से लगभग 15 प्रश्न तो ऑलरेडी 12-15 प्रश्न जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है एक निश्चितता, एक सर्टेनिटी के साथ मुझसे अटेम्प्ट, अप्रोच और उसको प्रिपेयर कर सकते हो। प्रश्न जैसे कास्ट के ऊपर है, जातीय पहचान, कास्ट आइडेंटिटी, कि क्या यह स्थिर और प्रवाही दोनों है? क्या यह स्थिर है मतलब स्टैटिक है, और प्रवाही मतलब इसमें बदलाव हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है ना। प्रश्न आता है 2023 में। जाति व्यवस्था नई पहचान रूप संगठित स्वरूप ग्रहण कर रही है। अंतः जातीय व्यवस्था को भारत में समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता? टिप्पणी करो। क्या जाति की प्रासंगिकता बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में समाप्त हो गई है? उदाहरण सहित उत्तर स्पष्ट कीजिए। अब ये तीनों ही प्रश्न उठा करके देखिए, क्या ये सेम ही नहीं है भाई? 2023 का, 2018 का, 2020 के, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन, क्या ये सेम क्वेश्चंस नहीं? दे आर इंडीड द सेम क्वेश्चन। कास्ट आइडेंटिटी, कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। कास्ट आइडेंटिटी कुछ चेंज, यानी नई पहचान लेके आ रही है, अपने आप को संगठित रूप से जो है आपके पास में स्वरूप ग्रहण कर रही है। परंतु भारत में आज भी जो है अंतः जातीय व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया है। इंटरकास्ट व्यवस्था जो है आज भी समाप्त नहीं किया गया है। तो कास्ट के अंतर्गत क्या बैरियर है और क्या फ्लूइडिटी है, दोनों चीजों पे बात करना है। इसकी प्रासंगिकता, इसकी रेलेवेंस क्या है? आज हमारा मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, क्या जाति की प्रासंगिकता जो है उसको समझने आज की तारीख में वो खत्म हो चुकी है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं खत्म हुई। हम सभी को पता है कि जाति बहुत ही महत्वपूर्ण, राजनीतिक हो, सामाजिक हो और आर्थिक हो, तीनों ही रोल अदा करती है हमारे सामाजिक जीवन में। वही तो उत्तर से तो स्पष्ट करना है। कॉन्फिडेंस बन रहा है आपका? आर यू एबल टू रियलाइज? मैं जो माइंड में आपके एक फ्लेम जलाना चाहता हूं कि आप हर रोज जब भी बैठेंगे ना, तो अपने 20 से 30 मिनट सुबह उठते ही पीवाईक्यूज जरूर उठा के देखिए और थीम बनाइए, डिटेक्ट कीजिए कि यार इसी टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं पहले, और इसको डिटेक्ट करने के, जैसे 2023 का, 18 का और 20 का है ना। अब ये टॉपिक्स आपको खुद को निकालने होंगे, जैसे मैंने निकाले ना। तो मैं आज सुबह से बैठा हुआ, सिंस मॉर्निंग आई एम सिटिंग, और एक प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस करके आपके समक्ष लेकर आया हूं कि आप स्मार्टली इसको कैसे यूज करें कि हम प्रिडिक्ट कर पाए व्हाट इज नेक्स्ट। क्या रिपीटेशन हो रहा है? देखो क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रही है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे। संसद के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए कि संसद का प्रभुत्व के विषय में ब्रिटिश और भारतीय दृष्टिकोण की तुलना करो और विरोध जो है वह दीजिए। मतलब कंपेयर करना है, क्या कंट्रास्ट है? तुलना मतलब कंपेयर करना, कंट्रास्ट यानी विरोध। मतलब कौन सी चीजें जो हैं सही है, दोनों में सेम है, और कौन सी चीजों में हम भारत और ब्रिटेन की राज्य व्यवस्था कह दूं या फिर संसद व्यवस्था कह दूं वो भिन्न है। इससे पहले भी 2023 में ये प्रश्न था जहां पे दोनों के संसद को कंपेयर करना था। 2020 में एक प्रश्न था जहां पे दोनों की न्यायपालिका को, भारत और यूके की न्यायपालिका को कंपेयर करने की बात किया गया। इससे पहले कई और प्रश्न रहे जहां पे यूएसए का, फ्रांस का और यूके का, ये एक टॉपिक है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन है ना। तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर आपके पास भी जिसको मैं कहता हूं तुलनात्मक संवैधानिक अध्ययन जिसको कहा जाता है कि सर भारत के संविधान में अमेरिका और फ्रांस और यूके के संविधान में क्या समता है, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इसकी हमने यहाँ पे बातचीत करनी। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार यहां पे पहले भी भारत और ब्रिटेन को लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन कंपेयर किया, वापस इस बार कर दिया। पहले पार्लियामेंट को लेकर किया और इस बार न्यायपालिका को लेकर कर दिया। चीजें बहुत क्लियर है। अगर आपको ये जो है कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स पता है तो आप आंसर कर पाएंगे। आपको थीम डिटेक्ट करना है कि क्या विषय था। यहां पे लोकल अर्बन बॉडी, स्थानीय शहरी निकायों के सशक्तिकरण पे लगातार प्रश्न बनते हैं। प्रश्न आता है 2023 में
कि राज्य सरकारें शहरी स्थानीय निकायों की कार्यात्मक और वित्तीय रूप से सशक्त करने में संकोच प्रतीत करती हैं, है ना। मतलब उनको ना ही तो ज्यादा पावर देना चाहती हैं कार्यात्मक फंक्शनल रूप से, और ना ही ज्यादा पैसा देना चाहती है, तो ना ही पावर है ना ही पैसा है अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर। राज्य सरकार संकोच रखती है इसके लिए। टिप्पणी करो, कमेंट करके आपको बताना है कितना सही कितना गलत है और क्या इसमें सुधार की दिशा चल रही है। ऐसा ही एक प्रश्न 2020 में आया, स्थानीय निकायों की ताकत और टिकाऊपन प्रारंभिक कार्य कार्मिक और कोष चरण में समाकलन कार्यात्मक चरण तक स्थानांतरित हो गया है। हाल के समय में इनकी कार्यात्मक क्षमता की दृष्टिकोण से स्थानीय संस्थानों द्वारा सामने की गई प्रमुख चुनौतियां, अब चुनौतियां यही तो है, एक तो इनके पास फंक्शनल रोल नहीं है, एक इनके पास में फाइनेंशियल रोल नहीं है। तो सोचिए इस चुनौतियों का उत्तर यहां पे लिखा हुआ है, और यहां पे जो टिप्पणी करनी थी वो सारी चीजें यहां पे बता दी कि कितना यहाँ पे सस्टेनेबल काम करे, क्या पावर्स हैं, क्या रूल रेगुलेशंस हैं, कितना इंप्लीमेंटेशन, कितना एक्सपोजर इनको दिया गया है ना। सो कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या इनका कार्यात्मक क्या फंक्शनल रोल है, क्या वाकई इनके हाथ में कुछ है या फिर ये स्थानांतरित हो गया केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हाथों में। सो अपने आप में ही एक इंसाइटफुल चीज जो है मैं आपके समक्ष लाया हूं। जैसे ये ई गवर्नेंस समझो, ई गवर्नेंस के ऊपर प्रश्न आता है वर्ष 2023 के अंतर्गत। शासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण होने के नाते ई गवर्नेंस सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। ठीक है गुरुजी, इन विशेषताओं के संवर्धन में कौन कौन सी कमियां बाधा डाल रही है, मतलब चैलेंजेस क्या है। ई गवर्नेंस जो है सरकार को प्रभावी बनाती है, पारदर्शी बनाती है, जवाबदेह बनाती है। अब सीधा सीधा पूछ लिया कि इस प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के आड़े कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीजें बाधा है, बैरियर है, चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है। सिंपल, क्यों सिंपल, क्योंकि पहले 20 में, 18 में, 19 में यही प्रश्न आया। जैसे कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ई गवर्नेंस सरकार का अभिन्न अंग बन गया है। कैसे? ई गवर्नेंस केवल नई तकनीक की शक्ति के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचना के मूल्य यानी इंफॉर्मेशन वैल्यू के महत्व की यहां पे बातचीत की गई है। सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसके आधारित कार्यक्रमों और क्रियान्वयन के आमतौर पर कुछ महत्वपूर्ण कारकों के कारक समस्याएं आती हैं। कारकों की पहचान करें, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की बात करें। अगेन ये भी ई गवर्नेंस की ही बात कर रहा है, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहा है, फोर्थ रेवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति की बात कर रहा है ना। कि आज जब सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं तो मेरे कलेक्टर साहब है या फिर मेरे मंत्रालय की जो स्कीम है वो भी सारी चीजें क्या है, ई गवर्नेंस के माध्यम से ऑपरेट करना चालू कर ले। क्या ये सारी चीजें मैं आपको समझा पा रहा हूं कि अगर आपने 2019 के, 18 के और 20 के इन क्वेश्चंस को डिकोड किया होता तो आप इजीली ई गवर्नेंस के अंदर क्या बाधाएं आ रही हैं आज की तारीख में, उसके 2023 के प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। मतलब पीवाईक्यूज पे नजर डालना, ट्रेंड एनालाइज करना अपने आप में ही आपको शक्ति देता है कि अगले जो क्वेश्चन या थीम पे रिपीटेटिव अगर क्वेश्चन बना, यू विल स्ट्राइक इट विद हैमर, बहुत ही अच्छे से लिख के आएंगे हम, है ना। भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि जो प्रवासी भारतीय भारत से बाहर रहते हैं, उनका आर्थिक और राजनीतिक भूमिका क्या है, इसके ऊपर कई प्रश्न आते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, हम लोग कहते हैं करंट अफेयर बेस्ड है, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझो कि भारतीय प्रवासी समुदाय पश्चिम में नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। हमने कहा कि कई लोग उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, कई लोग जो हैं राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कंपनीज, कॉर्पोरेट, प्राइवेट क्षेत्र में, बहुत ही उद्योगों में बहुत ही अच्छा नाम कर रहे हैं, जिनकी मूल या तो अभी भी भारतीय नागरिकता है या फिर भारत के अंदर जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिनकी मूल जो है, जिनकी कहीं कहीं भारत से जुड़ी हुई है। प्रवासी समुदाय हमारा डायस्पोरा है। अब इनके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करो कि हमको इनसे क्या फायदा है। रिमिटेंस आती है भैया, सीधा पैसा वहां से आता है हमको डॉलर्स के रूप में, है ना। राजनीतिक फायदे क्या हो सकते हैं? अब ऋषि सुनक जो है जब कहीं न कहीं यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उस वक्त भारत से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के सोशल और सिक्योरिटी दृष्टिकोण से जो है वो कहीं के भारत के साथ में संधि या ट्रीटी साइन करता है। तो सिचुएशन समझने का है कि उस वक्त क्या हो रहा है, विच लीडर इज वेयर, सेशल्स का लीडर क्या कर रहा है, इंडिया के लीडर्स क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, इंडियन डायस्पोरा कहाँ क्या कर रहा है ना। देन ओनली यू विल बी एबल टू टेल कि उनके आउटरीच से हमें आर्थिक और राजनीतिक क्या क्या लाभ हो रहे हैं। ऐसे प्रश्न हमें आएंगे, इसके बारे में हमें तब पता चलता जब हमने जीएस पेपर 2 को 2020 में, 2017 में उठाया होता तो हमें प्रवासी समुदाय के ऊपर, साउथ ईस्ट एशिया में अर्थव्यवस्था में भारतीय प्रवासी समुदाय के ऊपर प्रश्न पहले भी आए कि सर इनकी राजनीतिक और इनकी अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका है। यहां पे भी सीधा सीधा पूछ लेगा आपके पास में, इनकी प्रवासियों की भूमिका का मूल्यांकन करो। तो जब
भाई प्रवासियों की भूमिका का मूल्यांकन कर रहा है। जो आदमी मेरे को ब्रिटेन में, यूरोप में, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, है ना, यहाँ सब जगह से जो मेरे को फायदा मिल रहा है उन सब लोगों से, रशिया में जो हमारी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जो हमारे लोग बैठे हुए, सऊदी में, गल्फ में हमारे जो लोग बैठे हुए, ऑब्वियसली उनसे हमें एक फायदा है, तो उनके रोल को ही, तो भूमिकाओं को ही तो मूल्यांकन करना है। मींस अगर आपने ये क्वेश्चन लगाए होते तो क्या ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है आपके लिए? अगेन, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, आपको जंगल का राजा बनना है, 100 गीदड़ मारने की बजाय एक शेर मारना होगा। मीन्स व्हाट, लिटरली टेलिंग यू कि आप लोग 1000 टेस्ट सीरीज लगाने की बजाय यूपीएससी के पिछले 10 साल के प्रश्न पत्र प्लीज लगा लीजिए, उनकी थीम डिटेक्ट कीजिए, उनके क्वेश्चन की बेसिक नेसेसिटी जो है उसे पॉइंटर्स बनाना शुरू कर दीजिए। ये पीवाईक्यू नहीं है, लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, मैं कहता हूं ये सीधा सीधा इस साल तुम्हारे सिलेबस में से क्या पूछा जा सकता है उसके MIQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जो पहले पूछा गया वही उलट फलट करके वापस पूछ दिया जाता है। 20 प्रश्न जीएस में पूछे जा रहे हैं हर पेपर में, लगभग उसमें से आप 60% 50% की प्रवृत्ति ये देख सकते हैं। क्या ये सीक्रेट वेपन है? Isn't it the secret weapon? तो दोस्तों, कैसे हम स्मार्ट यूज कर सकते हैं यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के गत वर्ष के प्रश्न पत्रों को, इन प्रश्नों से कैसे हम ट्रेंड और रिपीटेशन को समझ सकते हैं, यूपीएससी के प्रश्न की प्रकृति हो, परिभाषा हो और उसकी आवश्यकता, उसकी डिमांड क्या है, उसको जानना, उसके कोर को हिट करना बहुत ही आवश्यक होता है। विद दिस बीइंग सेड, आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रखूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, नाम को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ज्वाइन आर कम्युनिटी, जहां पे इसके क्लास और करंट अफेयर की अन्य अपडेट्स आपको निरंतर मिलती रहेगी। आई कंक्लूड माय टुडे सेशन ओवर हियर। विद दिस बीइंग सेड, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।